हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। और बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की बात ही नहीं करनी। सबसे पहले बेटा एक बहुत इजी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी से फिनिश करेंगे इसको। बेटा टॉपिक का नाम है NEPs और NIPs सिंस 1991। बेटा मुझे टॉपिक है फिनिश भी करना है और आगे भी बढ़ना है, बहुत आराम से सुनते चलो। बेटा टॉपिक का नाम है NEPs और NIPs सिंस 1991। NEPs मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या बेटा कुछ लोग इसको न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बोलते हैं, सिंस 1991। बाबू ये टॉपिक इको में भी रिपीट होगा जब ये चैप्टर पढ़ेंगे हम LPG, ठीक है ना, तब नहीं कराऊंगा, ये हो रहा है बस फाइनल टाइम, बस इसके बाद नहीं होगा ये कभी भी। बेटा बात करेंगे NEPs और NIPs सिंस 1991, और ये थी क्या बेटा, ये थी बाबू LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बहुत जल्दी से डिस्कशन बढ़ाते हैं आगे। बेटा बाबू लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है? लिबरलाइजेशन बेसिकली मीन्स फ्रीडम। बेटा लिबरलाइजेशन का मतलब बस फ्रीडम से है। बेटा 1991 में किस चीज को फ्रीडम दे रहे थे आप? देश को फ्रीडम दे रहे थे क्या? बेटा नहीं, बिजनेस को फ्रीडम दे रहे थे। देश तो बहुत पहले आज़ाद हो गया बेटा, लेकिन बिजनेस आपके आज़ाद नहीं हुए थे। बिजनेस के ऊपर तो इतनी रेस्ट्रिक्शन थी बेटा 1990 तक कि बिजनेस क्या ही ग्रो करता। 1991 में आपने एक एक करके बहुत सारी फ्रीडम दी, जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो करना स्टार्ट हुआ। और इन फ्रीडम में बेटा पहली फ्रीडम थी एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा, एक्सेप्टेंस 6 इंडस्ट्रीज। बेटा 1991 से पहले आप कोई भी बिजनेस करना चाहते थे, गवर्नमेंट कहती थी मुझसे लाइसेंस लेना पड़ेगा, चाहे बिजनेस सेंसिटिव है या नहीं है, कोई बिजनेस कर लो बेटा, लेकिन चाहिए लाइसेंस ही। मतलब एक इंसान कह दे कि मुझे चेयर प्रोड्यूस करनी है तो गवर्नमेंट कहती थी टेक लाइसेंस। एक इंसान कह दे कि मुझे AC प्रोड्यूस करना है तो टेक लाइसेंस। एक कह दे इलेक्ट्रिसिटी बल्ब प्रोड्यूस करना है, या टेक्सटाइल फैक्ट्री लगानी है, या गारमेंट्स बनाने हैं, कुछ भी करना है बेटा, गवर्नमेंट कहती थी लाइसेंसिंग। बेटा आप समझ सकते हो, अगर आप प्रोडक्शन को लिंक्ड कर रहे हो लाइसेंसिंग से, और बेटा गवर्नमेंट लाइसेंसिंग अप्रूव भी नहीं किया करती थी सालों सालों, तो क्या ही बिजनेस ग्रो करता? तो 1991 में आपने सबसे पहला काम क्या किया? एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा भाई। तो बेटा पहली फ्रीडम थी एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा, एक्सेप्टेंस 6 इंडस्ट्रीज। बेटा लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई, लेकिन 6 इंडस्ट्री आज भी लाइसेंसिंग के दायरे में है। नाम याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात। इको में तो नाम याद रखना ही है, BST में जरूरत नहीं है नाम याद रखने की। बेटा ये वो चीज़ें या तो सेंसिटिव हैं या देश के लिए थ्रेट हो सकती हैं, इसी वजह से बेटा सरकार इनको प्रमोट नहीं करना चाहती, इसलिए गवर्नमेंट कहती है लाइसेंस। जैसे कि लिकर की बात कर लो, सिगरेट की बात कर लो, बेकार इंडस्ट्री सरकार प्रमोट नहीं करना चाहती। बाबू लिकर की बात करी, सिगरेट की बात करी, अगर आर्म्स में चले जाओ तो बेटा नेशनल थ्रेट हो सकता है। ये नहीं कह सकते किसी को भी तो आर्म्स प्रोड्यूस कर ले, बेच ले बेटा, ठीक है ना। आर्म्स की बात कर लो, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव की बात कर लो, डेंजरस केमिकल्स की बात कर लो, तो ये चीज़ें बेटा कुछ सेंसिटिव हैं, इनको गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करना चाह रही है किसी भी हाल में। तो बेटा इनके लिए आज भी लाइसेंसिंग चाहिए, अदरवाइज आप बिना लाइसेंसिंग के ही चल सकते हो। कोई और काम करना हो कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। चेयर प्रोड्यूस करनी है, गवर्नमेंट को मत बताओ बेटा, बस प्रोडक्शन स्टार्ट करो, बेचना शुरू करो, ठीक है जी। तो पहली फ्रीडम ये मिली एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा, एक्सेप्टेंस 6 इंडस्ट्रीज। बेटा दूसरी फ्रीडम मिली फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा बिफोर 1991 गवर्नमेंट किसी की भी वर्किंग में इंटरवेन कर लेती थी, किसी की भी वर्किंग में इंटरफेयर करा। मान लो एक इंसान चेयर ही प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी वर्किंग में इंटरवेंशन करा और बता दिया ये चेयर तो 200 की नहीं बेच सकता। वो इंसान कह रहा है मेरा गुड्स, मैं अपनी मर्जी का रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, अपनी मर्जी से ही बेचूंगा, आप कौन? बेटा गवर्नमेंट कहती थी नहीं, हम ही प्राइस फिक्स करेंगे, आप कोई भी गुड्स बेच लो, कोई भी सर्विस बेच लो। किसी की भी वर्किंग में इंटरवेन करके प्राइस डिटरमाइन कर देती थी गवर्नमेंट। बेटा 1991 के बाद गवर्नमेंट ने ये प्रैक्टिस बंद कर दी। आज की तारीख में बेटा फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपका गुड्स आपकी सर्विस अपनी मर्जी का दाम चार्ज करो, ठीक है ना। और आप देखते हो बेटा एक डॉक्टर 200, एक डॉक्टर 500, एक डॉक्टर 1000। बेटा अपनी सर्विस की वर्थ सबको खुद को पता है बेटा, अपने हिसाब से चार्ज करता है, ठीक है जी। बात समझ में आई? एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा, एक्सेप्टेंस 6 इंडस्ट्रीज, फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। बेटा
बिफोर 1991 आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, एक फैक्ट्री एक और लगाना चाहते हो, या बेटा आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 50,000 यूनिट की है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो, गवर्नमेंट कहती थी टेक अप्रूवल फ्रॉम मी। मतलब इंसान के पैसे अपनी मर्जी से एक वो मशीनरी खरीदना चाहता है, गवर्नमेंट क्यों बताएगी बेटा? बाबू गवर्नमेंट कहती थी मेरे से पूछे बिना आप एक्सपेंशन नहीं कर सकते, मेरे से पूछे बिना कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। चलो एक्सपेंशन तो फिर समझ आता था, कॉन्ट्रैक्शन सोचो। मतलब एक इंसान की फैक्ट्री घाटे में चल रही है, वो फैक्ट्री बंद करना चाहता है, गवर्नमेंट कह रही ना ना मेरे से पूछे बिना फैक्ट्री बंद नहीं कर सकता। और अगर गवर्नमेंट 2 साल तक अप्रूवल ना दे तो 2 साल तक घाटे में ही चलती रहेगी वो। इतने बुरे हालात, कहां से बिजनेस ग्रो करता आप समझ सकते हो बेटा। तो 1991 में गवर्नमेंट ने क्या करा, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस है जितना मर्जी एक्सपेंड करो, आपका बिजनेस है जितना मर्जी कॉन्ट्रैक्ट करो, बढ़ाना है बढ़ा लो, कम करना है कम कर लो, गवर्नमेंट को कुछ नहीं बताना बेटा। समझ आई बात? अभी तक किसी बात में दिक्कत तो नहीं? एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा एक्सेप्टेंस सेक्शन इंडस्ट्रीज, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बहुत काम की बात बेटा। बिफोर 1991 आप एक बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे बेटा गुड्स ले जाने का, स्टेट बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर पाते थे आप बेटा। गवर्नमेंट कहती थी मुझसे परमिशन लिए बिना कहाँ जा रहा है गुड्स लेकर बेटा। लेकिन आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ने क्या करा, और आज की तारीख में क्या चल रही है प्रैक्टिस, गवर्नमेंट कहती है बॉर्डर छोड़ो, स्टेट बॉर्डर छोड़ो बेटा, दुनिया के बाहर ले जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारा टैक्स चाहिए, हमें हमारा टैक्स प्रॉपर देते रहो, जीएसटी कस्टम प्रॉपर देते रहो, जहां मर्जी लेकर जाओ गुड्स बेटा। इंडिया से उठाकर बाहर ले जाओ, 10 देश दूर ले जाओ, 15 देश दूर ले जाओ, कहीं दुनिया के कोने में ले जाओ, मेरे को मेरे टैक्स से मतलब है। तो बेटा फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बेटा गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर सकते हैं किसी भी जगह पर। ठीक है जी, 4 फ्रीडम समझ में आई। 5वीं सबसे काम की बात बोल देता हूं बेटा। बाबू गवर्नमेंट ने क्या करा, रिडक्शन इन द टैक्स रेट। टैक्स रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सरकार कम करती चली जा रही है बेटा, जिसकी वजह से क्या रहा, बिजनेस थोड़ा ग्रो करने लगा। आपको बता देता हूं बेटा, बिफोर 1987 के अगर आप स्लैब आपको देखने को मिले, ठीक है ना, आज गूगल करके देखना एक बार 1987 में स्लैब कैसे दिखते थे। तो बेटा इनकम टैक्स के स्लैब पता है कैसे होते थे, अगर आपकी इनकम 10,000 तक है कोई टैक्स नहीं देना, 10,000 से आपकी इनकम अगर 20,000 है तो आपके ऊपर टैक्स है 20%, 20,000 से अगर आपकी इनकम 30,000 है तो आपके ऊपर टैक्स है 30%, और 30,000 से अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है तो 50% टैक्स। यानी कि अगर एक इंसान की इनकम उस टाइम पर 30,000 से ज़्यादा होती थी तो 50% तो सरकार ही खा जाती थी। और आज की तारीख में बेटा इंडिया में मैक्सिमम स्लैब रेट है 30%, 30% से ज़्यादा इनकम टैक्स नहीं है। ऐसे ही बेटा अगर गुड्स के टैक्स की बात करोगे तो उस टाइम पर 50-50, 60-60% टैक्स तक लगा देती थी सरकार। आज की तारीख में मैक्सिमम 28% है बेटा जीएसटी में। तो बेटा ये एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है जिसकी वजह से बिजनेस ग्रो कर सकता है। समझ आई बात? 5 बातें मैंने बोली। एंडिंग ऑफ लाइसेंसिंग कोटा एक्सेप्टेंस सेक्शन इंडस्ट्रीज, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस, फ्रीडम इन फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिडक्शन इन द टैक्स रेट। खाली रिडक्शन इन द टैक्स रेट नहीं किया बेटा, बाबू बहुत सारे ऐसे आउटडेटेड नॉर्म्स थे बेटा जो बिजनेस को ग्रो करने से रोकते थे, वो सब खत्म कर दिए। बहुत सारे आउटडेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो 50-50, 60-60 साल पहले कानून बने बेटा, वो सब खत्म करे सरकार ने ताकि बिजनेस ग्रो करे। इसके अलावा एक और बात जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, ठीक है ना बेटा, देखो अभी वैसे मैं ग्लोबलाइजेशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूंगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट परमिट किया था ग्लोबलाइजेशन ने, लेकिन बेटा उसको सिंप्लीफाई किया था आपने लिबरलाइजेशन। कभी आपसे पूछे ना सिंप्लीफाइड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट प्रोसीजर, कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का प्रोसीजर बड़ा सिंपल कर दिया, बेटा ये ग्लोबलाइजेशन नहीं था। ग्लोबलाइजेशन तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को खोलना था बेटा, आपने प्रोसीजर आसान बनाया, वो लिबरलाइजेशन में बनाया। ठीक है जी, बात समझ में आई? मैंने टोटल 6 बातें बोली है, लिबरलाइजेशन में पढ़ेंगे आप घर जाकर बेटा। आप मेरी तरफ देख रहे हैं, बात कर रहे हैं स्टार्ट प्राइवेटाइजेशन की। मुझे आज खत्म करना है ये मुद्दा एट एनी कॉस्ट। बेटा प्राइवेटाइजेशन था क्या बेटा, ये समझेंगे। और प्राइवेटाइजेशन समझने से पहले बेटा पीएसयू समझना जरूरी है कि पीएसयू क्या होती थी। बेटा अगर गवर्नमेंट किसी भी एंटिटी में, किसी भी एंटरप्राइज में 51% या उससे ज्यादा कंट्रोल रखती है, शेयर रखती है, तो हम उसे बोलते हैं पीएसयू।
ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कुछ लोग पीएससी भी बोलते हैं बेटा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पीएससी या पीएसयू कुछ भी बोल लो बेटा। आपको बता देता हूं, एक टाइम ऐसा था इंडिया में जब 246 इंडस्ट्री में गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा कंट्रोल होता था। 246 इंडस्ट्री, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, हजारों कंपनियां, हजारों, ठीक है ना। एक इंडस्ट्री में बेटा कई कंपनी हो सकती हैं। जैसे कि आज की तारीख में अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री देखो तो कितने सारे बैंक में कंपनी है बेटा। पंजाब नेशनल बैंक एक कंपनी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर लो, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, दुनिया जहान के पता नहीं कितने बैंक और गिनवा दूंगा आपको। तो बेटा ये एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री में कितनी सारी कंपनियां, सोचो 246 इंडस्ट्री गवर्नमेंट चला रही है। आपने इको में बात और डिटेल पढ़ी है बेटा, मतलब वन फेल्स टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्रेड है, शूज, मतलब गवर्नमेंट इज प्रोड्यूसिंग ब्रेड। बिफोर 1991 एक सिचुएशन ऐसी भी थी, गवर्नमेंट ब्रेड बना के बेचती थी, शूज बना के बेचती थी। मतलब क्या आप क्या चाह रहे हो, सारा धंधे खुद ही कब्जा लोगे बेटा। गवर्नमेंट के दिमाग में पता नहीं क्या था कि मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूं, लेकिन बेटा सब कुछ कंट्रोल करते करते कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। 246 की 246 लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज, सब लॉस मेकिंग। और बेटा इन्हें हम लॉस मेकिंग नहीं, हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं सिक एंटरप्राइजेस। सिक मतलब बीमारी, और बेटा सारे के सारे पब्लिक सेक्टर को बीमारी हो गई थी, और बीमारी हो गई थी लॉस मेकिंग की। कोई 3 साल से लॉस में, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से लॉस 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 लॉस, और कुछ नहीं था बेटा पब्लिक सेक्टर में, ठीक है ना बाबू। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, शेयर बेचेंगे, इन सारी पीएसयूज में से शेयर बेचेंगे, बस 3 अपने लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर रहे हैं बेटा। 3 इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट अपने लिए एक्सक्लूसिवली रख रही है। एक्सक्लूसिवली मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, कोई नहीं आ सकता बेटा। इंडियन रेलवे, आर्म्स एंड एम्यूनिशन और न्यूक्लियर एनर्जी, इन तीनों में कोई नहीं आ सकता, ये गवर्नमेंट के ही हैं बेटा, और गवर्नमेंट के ही रहेंगे हमेशा। समझ आई बात। गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्या करेंगे, 3 इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूसिवली अपने लिए रखकर बाकी सबको प्राइवेटाइज कर देंगे, बाकी सबको बेच देंगे बेटा। बाबू कैसे होना था प्राइवेटाइजेशन, ये समझो। गवर्नमेंट ने बेटा इनके शेयर बेचने शुरू करे, इन सारी एंटिटीज के, और बेटा गवर्नमेंट ने बोला मैं तब तक शेयर बेचूंगी जब तक मेरा कंट्रोल 49% या उससे कम नहीं आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल 49% या उससे कम आ जाएगा, दैट सिंपली मीन्स प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल 51% या उससे ज़्यादा आ जाएगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल 51% या उससे ज़्यादा आ जाएगा, इसी सिचुएशन को बोला था प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल ज़्यादा रहेगा, मेजॉरिटी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहेगी। समझ आई बात कि क्या सिचुएशन को प्राइवेटाइजेशन बोल रहे हैं। जब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल मेजॉरिटी में है तब तक हम उसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे ही बेटा प्राइवेट सेक्टर का मेजॉरिटी आएगी उसे हम बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। समझ आई बात, कोई दिक्कत तो नहीं प्राइवेटाइजेशन में। लेकिन बेटा अभी बहुत सारी बातें और डिस्कस करनी बाकी। आप खुद सोचो बेटा, गवर्नमेंट ने तो सोच लिया कि मैं शेयर बेचूंगी, और शेयर बेचने को हम टेक्निकली बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। वर्ड याद रखना है एमसीक्यू के लिए बेटा। ये जो गवर्नमेंट शेयर बेच रही है 51% से 49% से भी कम कंट्रोल कर रही है, ये सेल ऑफ शेयर कर रही है गवर्नमेंट बेटा। सिंपल भाषा में सेल ऑफ शेयर, लेकिन टेक्निकल भाषा में हम इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी गवर्नमेंट, और ये प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट था बेटा, ठीक है ना। अब सुनना बेटा बाबू, डिसइन्वेस्टमेंट का लॉजिक ये है, हम कैसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मैं अगर आज किसी कंपनी के शेयर खरीद लूं तो बेटा आप बोलते हो मैंने इस कंपनी के शेयर परचेस कर रखे हैं। लेट्स सपोज कि बेटा किसी आईसीआईसीआई बैंक, आप बोलते हो मैंने आईसीआईसीआई बैंक के शेयर परचेस कर रखे हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मैंने आईसीआईसीआई बैंक में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है ना। आप शेयर बेच दो, कुछ लोग बोलते हैं मैंने शेयर बेच दिया आईसीआईसीआई बैंक के, कुछ कहता है बेटा मैंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया आईसीआईसीआई, ठीक है ना। सेल ऑफ शेयर इज टेक्निकली नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने सोचा हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे और बेचेंगे शेयर, और 49% से कम कंट्रोल ले आएंगे, यानी कि पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। लेकिन मुद्दा ये उठता है बेटा, लॉस मेकिंग एंटरप्राइज के शेयर खरीदेगा ही कौन। आप लॉस मेकिंग हो चले हो, ठीक है ना। 246 की 246 इंडस्ट्रीज लॉस मेकिंग है, 3 गवर्नमेंट ने कह दिया मैं रख लूंगी, 243 बेचूंगी। अब बेचते कैसे आप, लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर खरीदना कौन चाहता है,
मैं आज आपको कह दूं एक कंपनी 6 साल से लॉस में, आ जाओ शेयर खरीद लो, कोई भी नहीं खरीदने का, आप में से एक भी नहीं आगे आने का। सबको पता है सारी इन्वेस्टमेंट झंड हो जाएगी लॉस मेकिंग कंपनी के शेयर खरीद के। तो बेटा अगर लॉस मेकिंग कंपनी के कोई शेयर खरीदना नहीं चाहता तो प्राइवेटाइजेशन कैसे होता? हो ही नहीं सकता था। बेटा गवर्नमेंट ने इसके लिए एक बोर्ड सेटअप करा नोन एज बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बेटा इसका नाम है BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। सर नाम में देखो कितना कुछ है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियली रिकंस्ट्रक्ट करता था ये बोर्ड का काम होता था बेटा लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस को प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करना। और बेटा ये बोर्ड गवर्नमेंट के लिए काम करता है, किसी प्राइवेट प्लेयर के लिए काम नहीं करता, ठीक है। और सिर्फ इसकी जिम्मेदारी PSUs को पब्लिक प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो बहुत सारी PSUs 243 PSUs इसको हैंड ओवर की गई कि इनको प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करो। बहुत सारी इसने प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट करी और जैसे ही जैसे प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट होती गई बेटा गवर्नमेंट बेचती गई, प्राइवेटाइजेशन करती चली गई। लेकिन बेटा बहुत सारी ऐसी भी थी, कुछ 15-20 जो बहुत ज़्यादा सिक थी, सीरियसली सिक थी। 15-15 साल से लॉस में बेटा, कोई स्कोप ही नहीं है प्रॉफिट मेकिंग कन्वर्ट होने का। तो BIFR ने क्या करा, गवर्नमेंट को बोला कि इनको बंद कर दो, इनकी रीस्ट्रक्चरिंग रिवाइविंग पॉसिबल ही नहीं है, ये रिवाइव नहीं हो सकती, कभी जिंदा नहीं हो सकती, इनको तो बंद ही करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट को यार ऑपोजिशन का डर बहुत सताता था। ऑपोजिशन क्या करती थी बेटा, ये कभी नहीं देखती थी गवर्नमेंट लॉस मेकिंग कंपनी को 15 साल से खींच रही है। ऑपोजिशन तो बेटा पार्लियामेंट में बवाल खड़े कर देता था कि आप बंद कैसे कर सकते हो, इतने देश की लोग आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, ये अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे बेचारे। तो गवर्नमेंट बंद भी नहीं कर पाती थी। बेटा गवर्नमेंट ने इस बार बिल्कुल पक्के से डिसीजन लिया कि मैं बंद करूंगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक फंड सेटअप करा नोन एज नेशनल रिन्यूअल फंड। नेशनल रिन्यूअल फंड, फंड मतलब कुछ और नहीं बेटा, एक सेपरेट बैंक अकाउंट। गवर्नमेंट ने एक बैंक अकाउंट खोला, उसमें करोड़ों रुपए कंट्रीब्यूट करे। और बेटा जितने, मान लो अगर 20 इंडस्ट्री गवर्नमेंट बंद कर रही है, मान लो 80 कंपनी अगर गवर्नमेंट बंद कर रही है, तो 80 कंपनी में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज को 3-3 महीने की सैलरी दे दी एडवांस, और बोला कि हम इसको बंद कर रहे हैं, 3 महीने की आपकी सैलरी है ये, आप 3 महीने के अंदर अंदर कहीं ना कहीं जॉब ढूंढ लो या अपना काम धंधा शुरू कर दो, हम बंद ही कर रहे हैं। तो बेटा नेशनल रिन्यूअल फंड से उनको एडवांस सैलरी दी गई और उसके बाद गवर्नमेंट ने उन PSUs को जिनकी रीस्ट्रक्चरिंग रिवाइविंग पॉसिबल नहीं तो उनको शट डाउन कर दिया कंप्लीटली। समझ आया पूरा प्राइवेटाइजेशन क्या हुआ था? क्लियर बात? बढ़े आगे बेटा, बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। और बाबू ये आखिरी मुद्दा, इसके बाद हमने कुछ इम्पैक्ट पढ़ने हैं इसके, ठीक है ना। आपको बता देता हूं LP जितना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इनके इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो करते हैं बेटा ग्लोबलाइजेशन की बात। बाबू ग्लोबलाइजेशन वो एक रटी रटाई सी डेफिनेशन बहुत अच्छी हमें आती है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ आर कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। बेटा अपने देश की इकोनॉमी को देश की दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ना। बेटा देखो जब कोई भी कंट्री ग्लोबलाइज्ड हो जाती है तो बेटा सबसे पहला काम ये होता है कि आज से आप अपने देश को इकोनॉमी नहीं समझेंगे, आपकी जिम्मेदारी ये है आप दुनिया को इकोनॉमी समझना शुरू करो। ये कोई बॉर्डर नहीं है बेटा, जो इंडिया का मैप आप देखते हो खत्म। जिस दिन आप ग्लोबलाइज हो जाते हो तो ये कोई बॉर्डर नहीं है बेटा, कहीं से भी गुड्स आ सकता है, कहीं भी गुड्स जा सकता है, कहीं से भी सर्विसेज आ सकती हैं, कहीं भी सर्विसेज बेची जा सकती हैं। इंडिया इज नाउ नॉट मोर अ इकोनॉमी टू यू, वर्ल्ड इज अ इकोनॉमी। दुनिया एक इकोनॉमी है बेटा, इंडिया इकोनॉमी नहीं है जिस दिन आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है बेटा एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट लिबरलाइजेशन। जितना मर्जी एक्सपोर्ट करो, जितना मर्जी इंपोर्ट करो, कोई रोका टाका नहीं है किसी की। समझ आया ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना बेटा। ग्लोबलाइजेशन के बाद आप हर देश घूमे और आपने हर देश की हर कंपनी का वेलकम किया कि आओ और इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना शुरू करो, इंडिया में बेचो। आज की तारीख में इतनी MNCs आप इंडिया में स्टैब्लिश होते हुए देखते हैं बेटा। बाबू किस वजह से? क्योंकि आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, इस वजह से। वरना बेटा देश के अंदर आप फॉरेन का गुड्स भी एंटर नहीं होने देते थे ग्लोबलाइजेशन से पहले। आप चाहते थे इंडिया का ही सामान बिके, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देते थे, वो सब बात हमने इको में कर रखी है, ठीक है ना बेटा।
समझ आई बात। लेकिन बेटा देखो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोट होते हैं नो डाउट बेटा, इंपोर्ट भी लिबरलाइज होते हैं नो डाउट, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं आप दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा हो जाते हो। ठीक है ना, ये बात मैंने आपको समझाई थी कोविड के टाइम का एक एग्जाम्पल देकर। बेटा देखो आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, आपके बहुत सारे देशों के साथ रिश्ते अच्छे हुए, इंटरैक्शन बढ़ रहा है आपका दूसरे देशों के साथ, लेकिन बेटा इसके साथ साथ इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ रही है। आप दूसरे देशों पर डिपेंडेंट हद से ज़्यादा होने लग जाते हो। जैसे ही बेटा मतलब आउटब्रेक हुआ कोविड की फर्स्ट वेव आई, जैसे ही आउटब्रेक हुआ, ठीक है ना, सबसे पहले हर देश ने क्या करा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करे। ठीक है ना, कि पहले इंपोर्ट बंद करो, बाहर से कोई वायरस ना आ जाए, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि कैसे फैल रहा है, प्रोडक्ट पे पास हो सकता है कि नहीं हो सकता, किसी को नहीं पता था। सबसे पहले तो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करे। जैसे ही आपने बंद करे बेटा, इंडिया की बात करता हूँ, तो बेटा डिस्पोजेबल मास्क, ठीक है ना, 5 रुपए का हो गया, मतलब 80 पैसे की चीज 5 रुपए की हो गई। ठीक है ना, और जिस दिन आपने चाइना से इंपोर्ट खोला उस दिन ये दोबारा 80 पैसे की होगी। तो आप समझ सकते हो हम कितना डिपेंडेंट हो चुके हैं दूसरे देश के ऊपर। ठीक है ना, ये बोलना बहुत आसान होता है बेटा कि हम बंद कर देंगे, ठीक है ना, कब इंपोर्ट बंद कर देंगे, कब एक्सपोर्ट बंद कर देंगे, सब कहानियां है बेटा, सब कभी बंद नहीं हो सकता। हम इतना डिपेंडेंट है दूसरे देशों के ऊपर, क्योंकि इंडिया जो चीज़ बेटा 8-9 रुपए की प्रोड्यूस करता है, वो चीज़ को दूसरे देश 3 रुपए में बेच के चले जाते हैं आपके देश में। आप कब बंद करोगे, बंद ही नहीं कर पाओगे। समझ आई बेटा। चलो जी, खैर इतना मुद्दा क्लियर है बेटा। अब हमारे पास एक टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बहुत आराम से सुनना बेटा, बच्चे तो ये कह देते थे जब ये पेपर में आया करता था टॉपिक ही, ये कौन सा टॉपिक है, हमारे तो कोर्स में ही नहीं है। अरे तो चुप रहे यार, सब आता है। अभी तेरे को फिर मैं बोलूँगा वो भी कट थे यार टॉपिक जो मैंने पहले नहीं कराए इको में, कहीं ना कहीं भाई साहब MCQ बुक खोलो वो शुरू हो जाते हैं। मार्केटिंग में कट नहीं था, फिर वो आए नहीं, फिर मार्केटिंग में क्वेश्चन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, और कितने ही क्वेश्चन आए, हर बुक में आए हुए हैं, हर बुक में। भाई मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आज कह दूंगा मुझे तो कम ही बोलना पड़ेगा ना, कर लो, एक आध पेपर में ही ना आ जाए, रो ही ना बाद में, ठीक है ना, तो कर लो भाई। मेरा मानना यह आज ज़्यादा पढ़ना आसान है, ठीक है ना, कल को पेपर में बैठ के रोने से 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आ गए थे यार, कहने को भाई साहब मेरे सामने लिखा हुआ है कट है, क्या करूँ बता, तो करेंगे यार हम तो। बाबू अभी एक बात कर रहे थे मैं, टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। बेटा क्या इम्पैक्ट पड़ा, मेरी तरफ देखो, क्या इम्पैक्ट पड़ा गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलने से बिजनेस और इंडस्ट्री पर। सर कौन सी पॉलिसी बदलने से? बेटा LPG लाने से। आपको बता देता हूं, पुराने टाइम पे जो पॉलिसी होती थी उसका नाम होता था LQPs। आपने नहीं पढ़ी बेटा, हमने पढ़ी है फ्यूचर में, पास में कभी ना कभी। LQPs मतलब होता है लाइसेंसिंग कोटा एंड परमिट। ठीक है ना, हर चीज के लिए लाइसेंसिंग कोटा फिक्स था और हर चीज के लिए परमिट लेते रहो सरकार से। पहले पॉलिसी ये होती थी, बाद में LPG आई। तो बेटा ये पॉलिसी बदलने से बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ा, ठीक है ना, यानी कि LPG लाने से बिजनेस और इंडस्ट्री को क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, कई बार पेपर में इस नाम से आता था, कई बार पेपर में आता था इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ा बिजनेस और इंडस्ट्री पे। बेटा वर्ड लिबरलाइजेशन मेंशन नहीं होता था, क्योंकि अगर आप देखोगे पढ़ोगे अब धीरे धीरे मेरे साथ साथ, 7 इंपैक्ट हैं जो बिजनेस और इंडस्ट्री पे पड़े, इनमें से एक भी लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट नहीं है। ये सारे के सारे किसके हैं बेटा, या तो प्राइवेटाइजेशन के हैं या ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है जी, अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा इंपैक्ट, और ये यहां से मैं उम्मीद करता हूं 1 से 2 क्वेश्चन पक्का। लो जी बेटा, सबसे पहला इंपैक्ट है इंक्रीजिंग कंपटीशन। लो जी मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, मैं स्पेसिफिकली भी बताता जाऊंगा ये किसका इंपैक्ट है, ये ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है। अब सुनना बाबू, बिफोर 1991 मैं बोलता हूं आप कोई कंपनी शुरू करना चाहते हो, ठीक है ना, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, बिफोर 1991 बाबू यू हैव टू फेस कंपटीशन ओनली विद द इंडियंस, ओनली विद द इंडियन कंपनी। सर 1991 से पहले तो ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, फॉरेन कंपनी कोई थी नहीं इंडियन मार्केट में, तो 1991 से पहले अगर मैं बिजनेस शुरू करूंगा मुझे कंपटीशन देने वाला कौन है बेटा, मेरा ही कोई दूसरा भाई, इंडियन भाई। ठीक है ना,
लेकिन 1991 जब आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया, जब आपने अपने देश के सारे बैरियर तोड़ दिए, जब आपने बेटा दुनिया को एक इकोनॉमी बता दिया, तो कोई भी आपके देश में आ सकता है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडियन मार्केट में एंटर हुई। आज की तारीख में कहता हूं आपको कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना है तो बेटा आपके लिए कंपटीशन बढ़ चुका है। हेडिंग का नाम है इंक्रीजिंग कंपटीशन। आज की तारीख में खाली इंडियन कंपनी नहीं है बेटा आपके सामने, आपके कंपटीशन में इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनी है। और बेटा अगर 11th क्लास में मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में कुछ भी पढ़ा है तो मल्टीनेशनल कंपनीज इज हैविंग विद ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पता है ना, पैसों की कोई कमी नहीं होती मल्टीनेशनल कंपनी में। सर उनको कंपटीशन देना आसान काम नहीं। इंडिया की सारी एसएसआई तबाह कर दी बेटा एमएनसीज ने। दिखाई देते हैं छोटी दुकानों पे काम, जिनकी बिजनेस फैमिलियों की घर पे पता होगा बहुत अच्छे से हालात क्या है बिजनेस के। मल्टीनेशनल कंपनी तबाह कर चुकी हैं बेटा, छोटे काम धंधे बिल्कुल खत्म कर चुकी हैं। तो बेटा उनको कंपटीशन देना आसान नहीं, यही है इंक्रीजिंग कंपटीशन। एक एग्जांपल भी दिया गया है नोट्स में, बता देता हूं बेटा। 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, एक कंपनी होती थी वेस्टर्न, टेलीविजन बनाती थी ब्लैक एंड व्हाइट। और बेटा वो टेलीविजन उस टाइम के सबसे पॉपुलर टेलीविजन माने जाते हैं। किसी ने देखा, शटर होता था, ठीक है ना, शटर हटता था, अंदर टेलीविजन होता था, टेलीविजन चलता था। वेस्टर्न कंपनी बनाती थी, हैविंग अ मार्केट शेयर ऑफ 38%, यानी कि 100 लोग टीवी लेने निकलते थे तो वेस्टर्न कंपनी के 38 टीवी बिकते थे। इतना बड़ा मार्केट शेयर था। सिर्फ 4 साल ग्लोबलाइजेशन के 4 साल। 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, 1995 में कंपनी का नाम गायब हो गया था मार्केट से, 0 मार्केट शेयर, एक टीवी नहीं बिकता था। तो आप समझ सकते हो कंपटीशन कैसा आया होगा बेटा फॉरेन से। जो कंपनी किंग थी इंडियन मार्केट की, वो गायब हो गई 4 साल के अंदर अंदर, ठीक है ना। सर ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट जानना है तो सोच के देखो ना, नोकिया किंग मतलब क्या है, किसी को लगता नहीं था कि नोकिया इतनी तेजी से गायब होगी। कहाँ गई पता नहीं है किसी को, ठीक है ना। आपने तो जमाना नहीं देखा, हमने देखे हैं नोकिया के फोन, हर दूसरे बंदे के हाथ में नोकिया का फोन, और गायब कर दिया मार्केट से। भाई सोचो किस लेवल का कंपटीशन आता है एमएनसी से। समझ आई होगी हेडिंग बेटा, इंक्रीजिंग कंपटीशन। हाँ तो क्या हो गया, अगर वो इंडियन मार्केट में बना रही है उसके साथ एमएनसी, सैमसंग एमएनसी नहीं है, रियलमी, एमआई, एप्पल। हमारे देश की कंपनी कौन सी है जो मोबाइल फोन बनाती है? जियो, लावा, माइक्रोमैक्स हैं? क्यों नहीं था ग्लोबलाइजेशन का? सर ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, एक कंपनी आई क्या? हमने एक को अप्रूवल दी, सारी कंपनी आई। आप उस टाइम पर मोबाइल फोन इंडस्ट्री में सिर्फ नोकिया एंटर करी। मैंने आपको बताया था शायद 3 ही कंपनियां होती थी, रिलायंस, टाटा इंडिकॉम सॉरी, और फिर आई थी नोकिया। पहले रिलायंस और टाटा इंडिकॉम प्रोडक्ट बनाते थे ये, जीएसएम सिम और सीडीएमए, मैं उस दिन बात कर रहा था, सीडीएमए फोन होते थे बेटा, ठीक है ना। एंटर हुई मार्केट में नोकिया ने पहले इन दोनों को तबाह किया, ग्लोबलाइजेशन के चलते बाकी सारी कंपनियां एंटर हुई, उन्होंने नोकिया को तबाह किया। चलो जी बढ़े आगे बेटा। सेकंड हेडिंग है मोर डिमांडिंग कस्टमर, और इसके साथ साथ ही हम हेडिंग पढ़ेंगे बेटा मार्केट ओरिएंटेशन, जो 6th नंबर पे लिखी होगी नोट्स में। अगेन ये दोनों इंपैक्ट भी बेटा ग्लोबलाइजेशन के हैं और बहुत मजेदार। सुनना बेटा, पहले ये बता दूं मार्केट ओरिएंटेशन क्या होता था। बेटा मार्केट ओरिएंटेशन सिंपली मींस, आपने मार्केटिंग पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब होता था बेटा, पहले आप सेलिंग कंसेप्ट फॉलो करते थे और बाद में आप धीरे धीरे शिफ्ट हो गए मार्केटिंग पर। बेटा सेलिंग कंसेप्ट क्या था? बिफोर 1991 इंडियन की पॉलिसी क्लियर थी, कस्टमर से कुछ नहीं पूछने, अपनी मर्जी का गुड्स प्रोड्यूस करेंगे हम और अपनी मर्जी का गुड्स थोपेंगे कस्टमर पे। यही है, खरीदना है खरीद ले, नहीं खरीदना मत कर, ठीक है। क्यों ऐसा, कैसे वो कंसेप्ट फॉलो कर पाते थे सेलिंग बिफोर 1991? बेटा बिफोर 1991 देयर वर फ्यू प्रोड्यूसिंग यूनिट प्रोड्यूस। बेटा बिफोर 1991 आप सेलिंग कंसेप्ट कैसे फॉलो कर सकते थे? बेटा 1991 से पहले ना कोई कंपटीशन तो था ही नहीं। देयर वर फ्यू प्रोड्यूसिंग यूनिट प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इंडियन मार्केट। बेटा कहने का मतलब ये है, अगर इंडिया में उस टाइम पर पॉपुलेशन 70 करोड़ थी ना, तो बेटा गुड्स बनाने वाली कंपनियां इतना ही थी कि वो 50 करोड़ गुड्स बना पाती थी। मतलब खरीदने वाले 70 करोड़ और बेटा प्रोडक्ट बनना है 50 करोड़। तो बेटा
मार्केट इज प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट। प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मतलब प्रोड्यूसर इज द किंग ऑफ मार्केट। वो अगर किसी को थप्पड़ भी मार दे तो भी वही प्रोडक्ट बाय करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ही नहीं है बेटा। और वो जितना मर्जी दाम पर बेच ले बेटा, वही खरीदना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। और बेटा तभी वो सेलिंग कंसेप्ट फॉलो कर पाते थे, अपनी मर्जी से प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, कस्टमर के नखरे दिखाता था, वो कहता था चल चल बहुत है तेरे जैसे इंडिया में, और ठीक है तू नहीं खरीदेगा कोई और खरीद लेगा, ठीक है ना बेटा। तो मार्केट पूरी की पूरी बदली कब बेटा, जब 1991 में आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया। जब ग्लोबलाइजेशन कर दिया, इतनी सारी फॉरेन कंपनी इंडियन मार्केट में एंटर हुई कि कस्टमर 70 करोड़ है और इंडिया में प्रोडक्ट बन रहा है 150 करोड़। अब सबको चाहिए कस्टमर बेटा। मार्केट का रुख एकदम बदल गया। जो मार्केट प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट थी वो एकदम से कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट बन गई, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट। नाउ हु इज द किंग ऑफ मार्केट? कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। अब आज की तारीख में हर कंपनी बहुत सारी स्कीम्स लाती रहती है जस्ट टू अट्रैक्ट द कस्टमर, कि कस्टमर आ जाए, कस्टमर बेस बन जाए, क्योंकि प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं 150 करोड़ और बेटा 70 करोड़ लोगों को बेचना है बेटा, डबल से भी ज्यादा। अब कुछ भी करती हैं कंपनियां, बस कस्टमर बेस चाहती हैं बेटा, चाहती हैं कि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है ना। यानी कि बेटा मार्केट अब सेलिंग कंसेप्ट से मार्केटिंग कंसेप्ट पे शिफ्ट हो गई। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है बेटा? कस्टमर की जरूरत के हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे। पहले कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स जानेंगे, उसकी जरूरत के हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे और बेचने के बाद रिलेशन नहीं खत्म करेंगे, वी प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विसेज टू द कंज्यूमर। समझ आई बात? कैसे कस्टमर के नखरे बढ़ गए बेटा, ठीक है ना, कैसे मार्केट ओरिएंटेशन हुआ। क्लियर बात? तो मैंने 3 बातें बोली अभी तक इम्पैक्ट में, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर, मार्केट ओरिएंटेशन, तीनों इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन के, ठीक है जी। अब बेटा नोट्स की थर्ड हेडिंग, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। बेटा मेरी तरफ देखना, सर इंडिया तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में बहुत ही पुअर था, इंडिया में तो टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो कहता है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। जब इंडिया पुअर था टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट में, तो बेटा रैपिडली कैसे बदलने लगा टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट? ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। जब आपने ग्लोबलाइजेशन कर दिया बेटा, वर्ल्ड क्लास कंपनीज इंडियन मार्केट में एंटर हुई विद वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। दुनिया की सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर बेटा वो इंडियन मार्केट में एंटर हुई, और बेटा एक देश नहीं 100 देश। अब हुआ क्या बेटा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट बहुत जल्दी जल्दी बदलने लगा। अब इंडियंस को 2 बात समझ में आई कि अगर हमें इन्हें कंपटीशन देना है ना, या तो हमें भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है इन्हीं के देश से, ठीक है ना। सर अगर फॉक्सवैगन को आपने कंपटीशन देना है जो दुनिया के सबसे अच्छे इंजन बनाती है, तो बेटा इनके देश से ही टेक्नोलॉजी खरीद लो और बेटा इंजन इन्हीं की कंपनी का लगा के अपनी गाड़ी भी लॉन्च कर दो। या तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा फूको अपने ही देश में, अपने देश में R&D में पैसा खर्च करो, नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करो बेटा और इनको कंपटीशन दो, वरना ये मार्केट से बाहर निकाल देंगे, 1 साल भी नहीं लगाएंगे। समझ आई बेटा? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जल्दी जल्दी बदलने लगा, उसके 2 इंपैक्ट आए, या तो बेटा इंपोर्ट होने लगी फॉरेन टेक्नोलॉजी, या बेटा R&D में बहुत पैसा इन्वेस्ट होने लगा। एक बेटा स्टैट अवेलेबल है, वो ये बोलता है कि फार्मा कंपनीज बिफोर 1991 अपने प्रॉफिट का बस 2% R&D में लगाती थी, और बेटा जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ ये बेटा बढ़कर 12% हो गया। यानी कि आज की तारीख में हर फार्मा कंपनी, किसी का नाम ले लो बेटा, ठीक है ना, मैनकाइंड वगैरह जितनी कंपनीज हैं, सिप्ला, मैनकाइंड या जितनी भी कंपनीज है, कहता है अपने प्रॉफिट का 12% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर देते हैं कि कुछ नया मिले, कुछ नया इन्वेंट करे, कुछ नया इन्वेंट करे। सर इतना आप खर्च करते हो तभी बेटा आपके देश की वैक्सीन का नाम है बेटा दुनिया में, ठीक है ना, तभी बेटा कुछ नया बना सकते हो जब R&D में खर्च करोगे। क्लियर बात ओके। अगेन ये इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन का ही था बेटा। अभी चौथी हेडिंग 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूं, 5वीं हेडिंग पढ़ रहा हूं बेटा, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। मेरी तरफ देखना बाबू, मैं बोलता हूं अभी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमने 2 बातें पढ़ी, या तो फॉरेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे या R&D में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मैं बोलता हूं बेटा किसी कंपनी ने फॉरेन की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करी, एक नई मशीनरी इंपोर्ट करी विद वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, बेटा आपके देश में किसी को चलानी तो आती नहीं, करोगे क्या आप बेटा इस मशीनरी का? बेटा
जैसे जैसे आपका इंपोर्ट पर पैसा खर्च होने लगा या R&D पे पैसा खर्च होने लगा, बिल्कुल वैसे वैसे बेटा आपका पैसा खर्च होने लगा एम्प्लॉय की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर। सर वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी इंपोर्ट तो कर ली, चलाएगा कौन बेटा इंडिया में? आप बेटा जब खरीदते हो किसी भी कंपनी से मशीनरी तो साथ में बोल देते हो कि आपका इंजीनियर 3 महीने के लिए इंडिया रहेगा, पे हम करेंगे, खाना खिलाना, एकोमोडेशन सब हमारा खर्चा, लेकिन बेटा ये 3 महीने हमारी फैक्ट्रीज के सारे एम्प्लॉय को ट्रेन करेगा। तो बेटा इंडियन कंपनीज आज की तारीख में सिर्फ R&D पर पैसा नहीं खर्च कर रही, सिर्फ इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पे पैसा नहीं खर्च कर रही, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है। समझ आई बात? ये भी इंपैक्ट है बेटा ग्लोबलाइजेशन का। बस एक इंपैक्ट प्राइवेटाइजेशन का, वो छठी हेडिंग है, फिर मैंने एक चौथी हेडिंग छोड़ी है, फिर वो करते हैं। सॉरी 7th हेडिंग है बेटा। बाबू क्या है? लॉस ऑफ बजटिंग सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। बेटा 1991 से पहले क्या होता था, कोई भी पब्लिक सेक्टर कह देता था ना कि गवर्नमेंट मुझे लॉस चल रहा है, तो गवर्नमेंट बजट से स्पेशल फाइनेंसेस करती थी बेटा कि आप अपने लॉसेस को कवर कर लो। 246 पब्लिक सेक्टर सब लॉस में, सब बोलते थे, कोई कहता था 5 करोड़ का लॉस है, कोई कहता था 10 का है, कोई कहता था 20 का है। गवर्नमेंट बजट से ये पकड़ 5 करोड़, ये पकड़ 10 करोड़, ये पकड़ 20 करोड़। तो बेटा गवर्नमेंट बजट से पैसे इन्हीं को ही बांटती रहती थी, देश तो क्या ही चलता था, क्या ही डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते होंगे बेटा। तो बाबू 1991 में जब आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अभी भी लेकिन कुछ एंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर में रह गई, 3 तो आपने एक्सक्लूसिवली रिजर्व करी, कुछ आपने रिजर्व नहीं करी लेकिन अभी भी आप उनको पब्लिक सेक्टर में चला रहे हो। जैसे कि आपने सुना हो नवरत्नास, सुना है बेटा? इको में सुना होगा नवरत्नास, जो 9 बहुत अच्छी प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस थे वो आपने बचा ली थी, ठीक है ना बेटा? बाबू लेकिन गवर्नमेंट ने एक बात समझा दी सारे पब्लिक सेक्टर को कि आप बढ़ोगे यानी कि ग्रोथ करोगे या सर्वाइवल करोगे अपने पैसे पर। अगर आपने किसी भी साल हमें लॉस दिखाया ना, हम कुछ नहीं करेंगे, हम डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपको भी प्राइवेटाइज कर देंगे, बेच खाएंगे आपको भी। यानी कि आज की तारीख में अगर पब्लिक सेक्टर भी सर्वाइवल करता है, ग्रोथ करता है, गवर्नमेंट बजट से 1 रुपया भी नहीं देती। हेडिंग का नाम है लॉस ऑफ बजटिंग सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। लॉस ऑफ बजटिंग सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, बजट से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला पब्लिक सेक्टर को, अपने पैसे पे ग्रोथ, अपने पैसे पे सर्वाइवल। लॉस दिखाया आपने, गवर्नमेंट 1 मिनट नहीं लगाएगी, डिसइन्वेस्टमेंट डिक्लेयर कर देगी, शेयर बेच खाएगी आपके भी, आप भी बाहर, आप भी प्राइवेटाइज हो जाओगे। ठीक है जी, पता लग रहा होगा गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइज करती चली जा रही है ड्यू टू लॉसेस। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की न्यूज सुनी है ना सबने, कितने धरने हो गए थे बेटा। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने जब डिक्लेयर करा तो धरने हो गए थे कि कहां से गवर्नमेंट प्राइवेटाइज कर रही है। तो पहले जब लॉस दिखाते हो, काम नहीं करते, नियत नहीं है तुम्हारे काम करने की, तो नहीं समझ में आता। लॉस दिखाए जाओगे तो गवर्नमेंट क्या खींचती रहेगी बेटा, कभी तो डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है ना। चलो जी बेटा, एक लास्ट हेडिंग, 4th हेडिंग, नेसेसिटी फॉर चेंज। बेटा ये पर्टिकुलर ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है, सिर्फ 7th हेडिंग प्राइवेटाइजेशन का इंपैक्ट है, बाकी सब ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट है। बेटा हेडिंग का नाम है नेसेसिटी फॉर चेंज। मेरी तरफ देखना सर, 1991 से पहले कोई भी कंपनी इंडियन मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती थी, दे फॉलो अ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन मेथड्स। बेटा एक बार कोई प्रोडक्शन मेथड फॉलो करना शुरू करा, 10 साल तक वही ऑब्जेक्टिव सेट करे, 15-15 साल के लिए पॉलिसीज बनाई, 15-15 साल रिव्यू ही नहीं करते थे, अपनी पॉलिसी कभी देखते ही नहीं थे बेटा दोबारा उठाकर, ठीक है ना। कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, एडिशन ही नहीं करना चाह रहे उसके अंदर, बिल्कुल वैसे ही लगे हुए हैं। जैसे कि आपने बहुत बार किस्से सुने हैं, इको में भी एम्बेसडर कार, ठीक है ना, 1-2 ही कार थी, टाटा फिएट और एम्बेसडर, तो 5-5 साल से बदला भी कुछ नहीं, वही बेचे जा रहे हो, कोई रिव्यू ही नहीं कर रहे किसी चीज को। सर 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन हो गया ना, तो फॉरेन कंपनीज ने सिखा दिया कि हर साल बदलोगे हर चीज को, नहीं बदलोगे बेटा 1 साल में मार्केट से बाहर फेंक देंगे। सर मैं इस बात को हमेशा ऐसे बोलता हूं, आप ना 1 साल पहले का मेन्यू उठाकर देखना किसी MNC का, ठीक है ना, किसी भी रेस्टोरेंट का जो बेटा मल्टीनेशनल ब्रांड है, लेट्स सपोज की बात कर लो, डोमिनोज, मैकडी की बात कर लो या KFC की बात कर लो, और 1 साल बाद का मेन्यू उठाकर देखना, कम से कम 5 प्रोडक्ट ऐड हुए हुए मिलेंगे। ये 1 साल की कहानी है। वो बेटा एक ही चीज को नहीं घसीटते रहते,
उन्हें नंबर ऑफ प्रोडक्ट भी ऐड करने हैं, प्रोडक्शन मेथड भी बदलने हैं, उनको पॉलिसीज भी रिव्यू करनी है, वो ऑब्जेक्टिव भी चेंजेस करते रहते हैं, पर्ची चेंज करते रहते हैं। सर पॉलिसी रिव्यू की बात तो ये है बेटा, किसी टाइम पर डोमिनोज में सॉसेस फ्री थी, फिर पेड हो गई, तो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी रिवीजन का ही तो नतीजा है ये बेटा। और किसी टाइम आप देखोगे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी पेड हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं ये पढ़ रहा था बेटा किसी जगह पर, परसों या तरसों एक न्यूज़ आई कि ये कंपनीज क्यों ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स फ्री बांटती हैं, जबकि जरूरत अगर 2 की हो आपको जान के 4 पाउच दिए जाते हैं। ऐसा क्यों बेटा? वो चाहते हैं कि ये पैकेट आपके घर पर पड़े रहें, वो चाहते हैं, ये उनके लिए सबसे अच्छा ऐड है। वो चाहते हैं आप हर चीज में बेटा उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, उनके पास ऐड करने का कोई और तरीका नहीं है इससे अच्छा। वो कहते हैं इससे अच्छा ऐड ही नहीं हो सकता, तो जान के आपको ज्यादा देते हैं बेटा। क्लियर जी? ये टॉपिक फिनिश हो गया बेटा, कल आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय।